हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम मेधावी निगम, वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about internet protocols, TCP/IP, SMTP, POP3, HTTP, HTTPS, remote login and file transfer protocols, that is SSH, SFTP, FTP, SCP, Telnet, SMTP, and TCP/IP. Today, in this session, we are going to discuss about services available on the internet, that are information retrieval, email, search engine, locating sites using search engine, finding people on the net, and the topic mobile technologies, that are SMS, MMS, 3G, and 4G. So let's discuss information retrieval. When we are talking about information retrieval, we can define it as a software program that deals with the organization, storage, retrieval and evaluation of information. लेकिन ये सब चीज़ें हम करते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। रिट्रीव मतलब अगर हमें उस इंफॉर्मेशन को वापस लेना हो तो ले सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, इवेल्युएट कर चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सब कहाँ से किया जाता है? ये सब हम करते हैं डॉक्यूमेंट रिपोजिटरीज से। रिपोजिटरीज वो जगह होती हैं जहाँ पर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखे जाते हैं। एंड द डॉक्यूमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टोटली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। उन डॉक्यूमेंट्स में टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन रखी जाती है। वी कैन ऑल्सो से दैट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज एन एक्टिविटी। ये एक तरह की एक्टिविटी होती है फॉर ऑब्टेनिंग मटेरियल दैट कैन यूजुअली बी डॉक्यूमेंटेड। उस मटेरियल को ऑब्टेन करने की जो ज़्यादातर हम लोग डॉक्यूमेंट करके रखते हैं एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, यानी कि उस डॉक्यूमेंट का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता और उसमें हम ज़्यादातर वो टेक्स्ट रखते हैं दैट सेटिस्फाइज एन इंफॉर्मेशन नीड, जो कि एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत को सेटिस्फाई करके रखता है। और वो इंफॉर्मेशन नीड जो पूरी होती है वो कहाँ से होती है? लार्ज कलेक्शंस में से, यानी कि जो बहुत सारा हम लोगों ने डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी होती है अपने कंप्यूटर्स में से, उसी में से वो सारी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कैन बी व्हेन अ यूज़र एंटर्स अ क्वेरी इनटू द सिस्टम। इंफॉर्मेशन कब रिट्रीव की जाती है? जब एक यूज़र कोई क्वेरी सिस्टम में डालता है। यानी कि अगर आपको अपने सिस्टम में कुछ सर्च करना हो तो आप भी क्या करते हैं, सर्च के ऑप्शन में जाते हैं और वहाँ जाके जो भी आपको फाइल नेम याद आ रहा होता है वो फाइल नेम लिखकर एंटर कर देते हैं। तो उस क्वेरी के बेस पे सिस्टम क्या करता है, उस पूरे नेम को अपने डेटाबेस में सर्च करता है और फिर वहाँ से सर्च करके वो आपको शो करता है कि आर यू आस्किंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन। IR system assists the users in finding the information they require. IR systems जो होते हैं वो users को मदद करते हैं वो information ढूंढने में जो कि उन्हें चाहिए होती है। But it does not explicitly return the answers to the questions. लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो उसका आंसर ये आपको प्रोवाइड नहीं करते। ये आपको ये भी बताता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं देन वेयर दे आर ऑन योर सिस्टम। और वो डॉक्यूमेंट्स अपने अंदर क्या रखते हैं? द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय यू। देन इज email. Everybody knows that email is known as electronic mail and it is widely used all over the world for sending messages electronically. एक नेटवर्क के ज़रिए हम मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ यूज टू सेंड रिटर्न मैसेजेस। इसे हम रिटर्न मैसेजेस भेजने के काम में लाते हैं। एंड वेयर यू आर सेंडिंग द मैसेजेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। या तो दो लोग आपस में भेज रहे होते हैं या बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। देन कम्स द ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस दैट इज रिलेटेड टू योर ईमेल।
इफ़ यू सी अ ईमेल एड्रेस इट लुक्स लाइक यूज़र नेम एट द रेट होस्ट नेम, जैसे कि ये abcservices@gmail.com। इसी तरीके से yahoo.com पे भी आप अपने आईडीज़ बना सकते हैं। तो आपके जितने भी ईमेल आईडीज़ बनते हैं, जो एड्रेस होते हैं, वो इसी तरीके से दिखते हैं। इसमें जो हम एट द रेट का साइन यूज़ करते हैं, उस एट द रेट साइन से पहले जो यूज़र नेम होता है वो क्या होता है, अकाउंट होल्डर का नेम, कि ये अकाउंट किस पर्सन को बिलोंग करता है। और उसके बाद जो आता है होस्ट नेम, वो क्या होता है, आपका नेट सर्वर, यानी कि जैसे कि gmail.com, yahoo.com, hotmail.com। तो ये आपके क्या है, नेट सर्वर्स हैं, जो कि आपको एक ईमेल एड्रेस को होस्ट करने में मदद करते हैं। Basically, your email address consists of two parts that I had already told you, that is username, and the second is domain name for the host server. Then is email primer. Before sending any email or receiving any email, it is necessary that you must have an email account. आपके पास एक email account होना चाहिए। तो आप अपना ईमेल अकाउंट कैसे भी बना सकते हैं, या तो वेब बेस्ड ऑनलाइन ईमेल अकाउंट बनाइए आप, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक आईएसपी सर्वर पे भी अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। जब एक आईएसपी सर्वर पे आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या पेमेंट करना पड़ता है, यू हैव टू पे सम अमाउंट टू कैरी आउट विद योर अकाउंट। बट इफ यू आर क्रिएटिंग अ अकाउंट ऑन वेब बेस्ड ईमेल, देन इट इज़ टोटली फ्री। जैसे कि हम जीमेल पे जो अकाउंट बनाते हैं वो फ्री होता है, आपको उसमें कोई पेमेंट नहीं करनी होती। क्रिएटिंग अ वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट, अगर आपको वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट बनाना हो, क्योंकि ज़्यादातर आजकल यही ईमेल अकाउंट चलते हैं, मैक्सिमम पर्सन्स जो हैं वो वेब बेस्ड अकाउंट ही यूज़ करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको ये अकाउंट बनाना हो तो आप अकाउंट कैसे बनाएंगे, लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। ये मैंने एक अपना वेब ब्राउज़र खोल लिया, गूगल क्रोम। अब इसमें मुझे अगर अपना जीमेल पे अकाउंट बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जीमेल की साइट खोलूँगी gmail.com। और जब मेरी साइट ओपन हो जाएगी, राइट, तो नीचे ये मेरे से मांगता है ऑप्शंस कि इसमें से आपको क्या दूसरा अकाउंट कोई यूज़ करना है। तो मैं ऑप्शन चूज़ कर दूँगी यूज़ अनदर अकाउंट। और क्योंकि मेरा पहले से कोई अकाउंट नहीं है, आई विल चूज़ द ऑप्शन क्रिएट अकाउंट। मैं क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन चूज़ करूँगी। और आपको किसके लिए बनाना है, फॉर माई सेल्फ या टू मैनेज माई बिजनेस। तो मैं क्या कर रही हूँ, फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने मेघा लिख दिया, लास्ट में शर्मा लिखा। फिर आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, किस नेम से चाहिए, तो आप मेघा शर्मा 00 लिखा है मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं। अब इसमें वो क्या दे रहा है, दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ये यूज़र नेम ऑलरेडी कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, तो आप इसको 0011 कर दीजिए। फिर देखिए ये भी कोई यूज़ कर रहा है। तो आपको क्या करना होता है, अपना यूज़र नेम जो है वो डिफरेंट बनाना होता है, ऐसा यूज़र नेम जो किसी ने ना लिया हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारा जा रहा है, क्योंकि हमें ऐसा यूज़र नेम बनाना है जो किसी ने ना लिया हो। मैं मेघा टेक्नो यूज़ करके देखती हूँ, ठीक है, ये भी किसी ने लिया हुआ है, लेकिन मेघा टेक्नो करके आगे मैं और कोई नंबर डाल के देख सकती हूँ कि ये किसी ने लिया या नहीं। तो हमारा मेघा टेक्नो 00 अवेलेबल है, ये हम ले सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी पासवर्ड चूज़ कर लीजिए, ठीक है, और पासवर्ड डालने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब पासवर्ड क्योंकि हमने बहुत छोटा डाला, तो वो कह रहा है 8 कैरेक्टर्स यूज़ करो, तो 8 कैरेक्टर्स हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। अब नेक्स्ट करते हैं इसे, ठीक है। नाउ इट इज आस्किंग फॉर फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आपका क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शनल होता है। रिकवरी ईमेल एड्रेस भी आपका यहाँ पे ऑप्शनल होता है, अगर आप लेना चाहें तो। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है यहाँ पे,
तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं, ठीक है। देन जेंडर आपको लेना होता है एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद उसकी प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, वो पढ़ने के बाद आप क्लिक कर सकते हैं आई एग्री पे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा आपके अकाउंट को, और प्रोसेस करने के बाद आपके पास आपका अकाउंट बन के आ जाएगा। तो अभी ये क्या कर रहा है, आपके अकाउंट को लोड कर रहा है। तो ये देखिए आपका ये अकाउंट आपके पास ओपन होके आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट अपना बना सकते हैं। और अगर आप अपने किसी अकाउंट को वो करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने अकाउंट के साथ क्या करना चाहते हैं। तो वहाँ से आप अपने इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम साइन आउट कर रहे हैं अपने इस अकाउंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा। व्यूइंग रिसीव्ड ईमेल्स, अगर आपको रिसीव्ड ईमेल्स अपनी देखनी हो तो रिसीव्ड ईमेल्स कैसे देखेंगे, तो उसके लिए चलिए हम अपना gmail.com खोलते हैं। उसके लिए हम अपनी खोलेंगे अचीवर सक्सेस मंत्र का जीमेल, अचीवर सक्सेस मंत्र @gmail.com। और इसको ओपन करने के लिए हमें चाहिए पासवर्ड। ओके, नाउ इट इज ओपनिंग द अकाउंट, ठीक है। तो रिसीव्ड मेल्स देखने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, इनबॉक्स पे। जब आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके राइट हैंड साइड पे ये सारी रिसीव्ड मेल्स आपको दिखाई दे जाएंगी। देन अदर स्टेप इज रिप्लाइंग और फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज। अगर किसी मैसेज को आपको रिप्लाई या फॉरवर्ड करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज मैंने प्रो फ्री होस्ट वाला मेल खोला अपना, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, जब आप ये ओपन करते हैं तो आप यहाँ देखिए लास्ट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं रिप्लाई और फॉरवर्ड। अगर आप क्लिक करेंगे रिप्लाई पे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक विंडो ओपन कर देता है कंपोज वाली, और इसमें आप लोग अपना मैसेज लिख के इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यही अगर आपको ये ना करना हो, ठीक है, अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो आप क्लिक करेंगे फॉरवर्ड ऑप्शन पे। तो फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करती है आपको वो दे देगा टू का ऑप्शन कि आपको किसको फॉरवर्ड करनी है। और नीचे देखिए आपके पास ये शो कर रहा है फॉरवर्डेड मैसेज। उसके बाद आप नीचे अपना मैसेज टाइप करके जिस भी पर्सन को आप भेजना चाहते हैं उसकी मेल आईडी यहाँ ऊपर लिख के उसको सेंड करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके मैसेजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, रिप्लाई भी हो जाते हैं और फॉरवर्ड भी हो जाते हैं। देन इज सेंडिंग मेल, अगर आपको मेल भेजना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, ऑन द लेफ्ट कॉर्नर यू गेट द ऑप्शन कंपोज, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही आपके पास कंपोज वाली एक विंडो खुलेगी, उसमें आपको टू दे रखा होगा, यानी कि जिस पर्सन को आप भेजना चाहते हैं उसकी मेल आईडी लिखिए। देन द सब्जेक्ट, कि आपका जो मेल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट हेडिंग यू हैव टू राइट ओवर हेयर। देन इन दिस एरिया यू हैव टू राइट द मैसेजेस, इस एरिया में आपको क्या करना, मैसेज लिखना होता है। एंड देन यू कैन सेंड योर मैसेज, राइट। तो इस तरीके से आप मैसेजेस भेज सकते हैं। देन इज सर्च इंजन, अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन नेट पे सर्च करना चाहते हैं तो उसे समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि सर्च इंजन क्या होता है। वेल सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है दैट सर्चेस थ्रू अ डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस ऑफ फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। आप जब भी किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो उसके लिए सर्च इंजन की ज़रूरत होती है। और सर्च इंजन क्या करता है, उसके पास बहुत सारे डेटाबेस के पेजेस होते हैं, उन डेटाबेस के पेजेस के अंदर वो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को सर्च करता है।
It is like a information retrieval system that is designed to help you so that you can get the information that you are searching for in the computer system. The search results are usually presented in a list. जो आपको search results मिलते हैं वो एक list में present होके मिलते हैं और इन lists को हम commonly क्या कहते हैं, hits कहते हैं. जैसे कि आप ये देखिए, हमारा एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है. गूगल हमारा क्या है, एक सर्च इंजन है. तो गूगल हम ओपन करते हैं तो इसमें अगर हम कुछ भी लिख दें, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने वेलकम लिखा, ठीक है, इसको मैं एंटर करती हूँ. तो उसके बाद देखिए इसने मेरे पास बहुत सारे इमेजेस दे दी, नीचे मुझे इसने लिंक्स दे दिए हैं. तो ये लिंक्स क्या है, एक तरह की लिस्ट की फॉर्म में आपके पास डिस्प्ले होते हैं एंड यू कैन क्लिक एनी ऑफ दिस लिंक एंड यू कैन गेट योर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. हेल्प इंजन्स हेल्प यू टू मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी होती है, आप अगर बुक्स के थ्रू या किसी और जरिए के थ्रू ढूंढते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. बट सर्च इंजन रिड्यूस दैट टाइम so that you can easily get your information, and the amount of information that you are getting should be consulted. उसे कंसल्ट करना चाहिए. akin to other techniques for managing information overload, जिससे कि अगर आपके पास ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको मैनेज कर सकें. सर्च इंजन्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अ ग्रुप ऑफ आइटम्स. एक ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है so that you can specify the criteria about an item of interest, जिससे कि आपको क्या हो, आप ये बता सकें कि आपको किस आइटम में इंटरेस्ट है. तो जिस आइटम में आप इंटरेस्ट शो करेंगे, ओनली दैट काइंड ऑफ आइटम विल बी शोन टू यू थ्रू द मैचिंग रिजल्ट्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सर्च इंजन. Finding information using a search engine. There are many search engines on the web. वेब के अंदर आपके पास बहुत सारे सर्च इंजन इस समय अवेलेबल हैं एंड द पॉपुलर वंस आर योर गूगल, बिंग, आस्क, याहू. ये क्या है, पॉपुलर सर्च इंजन हैं. सो इफ़ यू हैव टू सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द होम पेज ऑफ द सर्च इंजन. आपको सर्च इंजन के होम पेज पे जाना होता है, टाइप करनी होती है इंफॉर्मेशन दैट यू आर सर्चिंग फॉर, and then you have to click on the search button that is next to it, and then within a few seconds you will be able to get some of the links that are related to your information. Like I have shown you, जैसे कि हमने यहाँ पे वेलकम सर्च किया था तो पहले हम कहाँ गए थे, गूगल के होम पेज पे गए थे. ये गूगल हमारा सर्च इंजन है, ये होम पेज है गूगल का जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं. Here you have to टाइप योर इन्फॉर्मेशन. इस बॉक्स में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी और यहाँ पे नीचे उसने आपको ऑप्शंस दे दिए कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए. एज आई एम सर्चिंग फॉर ओनली कंप्यूटर, आई विल चूज कंप्यूटर. ठीक है, और उसके बाद उसने मुझे ये सर्च करके दिया. तो देखिए कंप्यूटर के बारे में उसने मुझे ये फर्स्ट लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक. तो जहाँ से उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली कंप्यूटर के बारे में, दैट ऑल इन्फॉर्मेशन ही हैज़ shown to you, इसने आपको शो कर दी है. And now it depends on you that what kind of information you want, and depending on that you can choose any link and get the required information. How search engine works. Search engines जो है वो कैसे काम करते हैं. Basically your search engine works depending upon the three most important elements, and those three important elements are, first one is your spiders, web crawler, bots or agents. Your search engines are doing what, they are using a software that are known as spider, web crawler, robot, bot or agent, which comb the internet looking for documents. जो कि डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते करते पूरे इंटरनेट को सर्च मारते हैं. एंड हाउ, थ्रू द वेब एड्रेसेस के थ्रू. Spiders and web crawlers perform the methodical searches. वो एक मेथड फॉलो करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए. और जबकि जो बोट्स होते हैं, दे आर गिवन द डायरेक्शन बाय सर्च इंजन कि हाँ इस तरीके से आपको ये इंफॉर्मेशन ढूंढनी है.
एंड दे क्रॉल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, और वो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन मिलने पे एक सर्वर से दूसरे इन्फॉर्मेशन में ट्रैवल करते हैं, एक बड़ी सी लिस्ट इकट्ठी करते हैं यूआरएल्स की कि कहाँ कहाँ उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिली है, एंड देन दे शो इट टू यू. Second method is indexing software and database. The list of documents and web addresses जो कि बोर्ड्स के द्वारा इकट्ठी की जाती है, that is sent to the indexing software. वो लिस्ट क्या होती है, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को भेज दी जाती है. And then the indexing software extracts the information from documents. वो documents और web addresses में से वो information निकालता है and prepares the index of it. और फिर उसका एक इंडेक्स तैयार करता है. And as the index is created, then that index gets stored in a database. Third method is search algorithm. Whenever you perform a search by entering keywords, जैसे कि अभी हमने perform किया था, the search engine software does what it searches for the database, that is using some particular search method, जो कि एक particular search method का इस्तेमाल कर रहा होता है. And the search method that is being used by the database, that is known as your search algorithm. Locating sites using search engines. Search engines के थ्रू आप किसी भी साइट को कैसे लोकेट कर सकते हैं. For that what you have to do, you have to open a web browser, and that we have already opened here. यहाँ पे हमने already एक web browser open कर रखा है. उसमें आपको कोई भी फिर सर्च इंजन टाइप करना होता है. As the home page of search engine opens here, then you can give the name of the company whose website you are searching for. Suppose मैं NDTV की साइट सर्च कर रही हूँ, तो मैंने NDTV लिखा and I pressed enter. तो उसने देखिए मुझे स्टार्टिंग में ही NDTV का नेट एड्रेस दिखा दिया कि ndtv.com. ठीक है, तो आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास NDTV की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़ेज और अदर थिंग्स दैट यू आर सर्चिंग फॉर. तो इस तरीके से आप बाकी भी वेबसाइट्स इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं. Then is finding people on the net. As I had already told you, there are many search engines on the net, but some specific search engines are also there that are developed in order to help you locate the general information, जो कि आपको general information या people को search करने की information show करते हैं. तो बहुत सारे search engines ऐसे हैं, they are helping you to search for the basic information about people and places. So if you want to search a person's mail ID, phone numbers, street addresses, you can use such kind of websites. मान लीजिए मुझे किसी पर्सन का ईमेल आईडी सर्च करना है. What I will do? I will log on to the www.123people.com. फिर उसके बाद वो मुझे क्या करेगा, पीपल्स का एक सर्च पेज शो करेगा मेरी स्क्रीन पे. There you have to type the first name and the last name of the person जिसकी भी आपको ईमेल आईडी चाहिए, जो जिसकी भी आप ईमेल आईडी ढूंढ रहे हैं, एंड देन क्लिक ऑन द सर्च बटन. तो अगर उसके डाटाबेस में उस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको शो कर देगा. तो हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास साइट जो है 123.com 123people.com साइट है आपके पास. Okay, right now it is saying this site can't be reached. We have some other sites also, जैसे addresses.com, pq.com, people.com. तो हम इनको भी देख सकते हैं. तो चलिए addresses.com को देख लेते हैं whether that address.com will work or not. addresses.com. तो addresses.com देखिए हमारे पास ओपन हो गई है. सो व्हाट इट इज़ आस्किंग, रिफाइन हु यू आर लुकिंग फॉर. आपको यहाँ पे लिखना है कि आप किसके को ढूंढ रहे हैं. ठीक है, तो सपोज मैं मेघा अरोड़ा को सर्च कर रही हूँ.
ठीक है, कहाँ सर्च करना है आपको? तो यहाँ पे उन्होंने देखिए कई सारे स्टेट्स आपको दे रखे हैं, राइट। So it is giving you all the states of other countries, and then you can click on people lookup. ओके, तो इसने क्या किया, फाउंड वन रिजल्ट फॉर मेघा अरोड़ा का इन्हें एक रिजल्ट मिला है, और उसका उसने आपको क्या दिया, देखिए फ़ोन नंबर दे दिया और एड्रेस दे दिया है कि ये पर्सन न्यूयॉर्क में कहाँ रिसाइड करता है। तो इस तरीके से आप पर्सनस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इन वेबसाइट्स के थ्रू। देन इज मोबाइल टेक्नोलॉजीज। मोबाइल टेक्नोलॉजी सबको पता है मोबाइल क्या होता है, और मोबाइल में यूज़ किए जाने वाली टेक्नोलॉजी क्या होती है। सो मोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट गोज़ वेयर द यूज़र गोज़। जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपके साथ साथ जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ पोर्टेबल टू वे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसमें दो पोर्टेबल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होते हैं, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो इन्हें आपस में जोड़ती है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ करती है वेयर मैनी ट्रांसमीटर्स हैव द एबिलिटी टू सेंड डाटा एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल चैनल। जहाँ पे कि ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, एक ही समय पर एक डाटा को एक ही सिंगल चैनल के थ्रू भेज सकते हैं। राइट नाउ योर मोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली इवॉल्विंग। ये बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, और बहुत से सालों में इसने क्या कर दिखाया है, बिकमिंग डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई, यानी कि बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एंड with its development, with its growth, it is replacing some similar sources in the market। मार्केट के अंदर इसने अपने जैसे कुछ सोर्सेज को ख़त्म कर दिया है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, लैंडलाइंस, ये आजकल क्या है, एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। Mobile technology has improved from a simple device used for phone call and messaging into a मल्टीटास्किंग डिवाइस। पहले जो आपके मोबाइल्स आए थे वो केवल दो काम करते थे, या तो फ़ोन कॉल होता था या मैसेजिंग होती थी। लेकिन बदलते समय के साथ, बदलते वक्त के साथ, इट इम्प्रूव्ड इटसेल्फ, इट बिकेम मल्टीटास्किंग, एंड नाउ we have the facility of GPS navigation, internet browsing, gaming, instant messaging, and many more things we have that we can perform in our own mobiles. So the commonly used mobile technologies that we are using right now are your SMS, MMS, 3G and 4G. So basically there are four common used mobile technologies that you are using right now. Let's discuss about them one by one. When we talk about SMS, it means short message service, that is commonly referred to as the text message. जब आप SMS की बात करते हैं, इट मीन्स यू आर एबल टू सेंड अ मैसेज ऑफ 160 करेक्टर्स टू अनदर मोबाइल। और जितना ज़्यादा आपके मोबाइल्स लंबे होंगे, दे विल डू व्हाट, दे विल ऑटोमेटिकली गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। वो अलग अलग मैसेजेस में डिवाइड हो जाते हैं, एंड देन दे आर सेंड टू द person who is going to receive them. Most of the cell phones are supporting your text messaging। ज़्यादा से ज़्यादा सेल फोन्स जो हैं वो आपकी टेक्स्ट मैसेजिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। Second is MMS, that is multimedia messaging service. It is also a standard way of sending messages, but it is not only sending text messages, it is sending the messages that include some multimedia content from one mobile to another mobile. With MMS, you can include those messages that include pictures, videos, audios, and other kind of services. It is commonly used to send a photo that is taken with a camera phone to another phone। अगर एक कैमरा फ़ोन से आपने कोई फ़ोटो ली है तो आप उस फ़ोटो को दूसरे मोबाइल्स तक भेज सकते हैं। एंड as SMS is being used by many cell phones, MMS is also being used by many cell phones. Then is your 3G, third generation. G stands here for what? For generation of mobile technology. So when 3G came, it enabled some wireless devices
टू ऑपरेट एट स्पीड्स विच मेड वेब ब्राउजिंग अ मोर एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। जब 3G आपका आया तो उसने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इतना अच्छा कर दिया, वायरलेस डिवाइसेस को इतना अच्छा कर दिया कि आप एक बहुत अच्छी स्पीड के साथ अपनी वेब ब्राउजिंग को एंजॉय कर सकते हैं अपने खुद के मोबाइल्स पे। दिस हैज़ गिवन द यूजर्स एबिलिटी टू रेगुलरली यूज द इंटरनेट व्हेन ऑन द गो। आप कहीं भी आते जाते आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल्स में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। Whether the speeds are high or not, you will be able to use the internet. 3G speeds जो होती हैं, they provide you with the download data rates जो typically 384 kbps होते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, और कुछ कुछ इंस्टेंसेस में ये पहुंच जाती है 2 Mbps तक। Mbps is megabit per second और kbps means kilobyte per second. Then came 4G, that is fourth generation. So 4G was what? 4G was the next generation of mobile technologies that enhanced your download and upload speed. इसने आपकी download और uploading speed को और ज़्यादा बढ़ा दिया, and it also provided a better connectivity between the devices. This allows the users to do far more than check mails and basic web browsing. इसने हमें ये अलाउ किया कि बेसिक वेब ब्राउजिंग को छोड़ के और सिर्फ मेल्स चेक करके हम और भी बहुत कुछ इसमें कर सकते थे। We can listen to the music, it became fast and reliable for web browsing, and it also gave us the ability to use a device as a portable entertainment center. आप म्यूजिक चलाना चाहे म्यूजिक चला सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं थ्रू अ फोर्थ जनरेशन नेटवर्क। If we talk about its data rates, it is at least 100 Mbps for high mobility communication and at least 1 Gbps for low mobility communication. तो लो मोबिलिटी के लिए GB पर सेकेंड होता है और हाई मोबिलिटी के लिए 100 Mbps होता है। So all this is for today. If you liked today's session, please like, share and comment. Share with your friends and the other people so that they also get the knowledge while sitting at home. अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए। If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम इस यूनिट के अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।